गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जा रहे हैं पढ़ने क्लास 10 आईसीएससी का टोपोग्राफी चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि मैप्स कितने प्रकार के आते हैं। तो पहले हम देख लें कि 45D/7 और 45D/10, 45D/7 एंड 45D/10 लगभग दो तरह के मैप आपके कोर्स में, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर इन मैप्स को आप तैयार कर लेते हैं क्लास 10 आईसीएससी, तो आई थिंक सो 20 मार्क्स आपके कोई डिडक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप मैप्स आपको याद हो जाए, किन रीजन्स के मैप हैं, कैसे मैप हैं, आप उनको तैयार कर सकते हो। तो टोपोग्राफी कम्स इन द क्वेश्चन पेपर एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है? टोपोग्राफी रहता है, जिसमें लगभग आपको 20 मार्क्स, एक अकेला क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो टॉपिक्स को देख लेते हैं जरा पहले। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है रिलेटिंग टू टोपोग्राफी? स्केल ऑफ द मैप, सबसे बड़ी चीज स्केल मैप का पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपसे पूछ सकते हैं, निकालने को कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, मींस नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है 4 ग्रिड रेफरेंस, 6 ग्रिड रेफरेंस, मीनिंग ऑफ द कन्वेंशनल सिग्न्स, साइंस दिए रहेंगे, उनका क्या मतलब है, ये सारी चीजें वी विल डिस्कस फर्दर, आगे डिस्कस करेंगे। मीनिंग फॉर द कन्वेंशनल सिग्न्स, डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं वो पूछे जा सकते हैं। फिर आगे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच में कितनी दूरी है वो क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है उस पर्टिकुलर गांव में या सेटलमेंट में, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्या है वो पूछ सकते हैं। सेटलमेंट पैटर्न क्या है वो पूछ सकते हैं। कलर सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं कि क्या कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ऑक्यूपेशन क्या क्या है वहां पे वो पूछी जा सकती है। इरिगेशन मोड है, क्लाइमेट ऑफ रीजन है, कॉन्टूर्स है, एरिया ऑफ द मैप है। अभी आते हैं जो हमारा बेसिक एंड द फर्स्ट वी कैन से पहले क्वेश्चन की तरह। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो व्हाट इज स्केल, स्केल है क्या, उसको पहला क्वेश्चन है। तो स्केल इज अ वेरी इसेंशियल, स्केल बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अ मैप, एक मैप के लिए बहुत आवश्यक है। रिप्रेजेंट्स अ लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया को किसी भी कंट्री ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री, किसी भी देश का, ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक छोटे से पेपर के पीस में एक बड़े से बड़े देश को आप समा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की आवश्यकता बहुत है। स्केल आप 15 सेंटीमीटर वाला स्केल निकाल के मत देखिएगा, ठीक है। स्केल की बात करें, मैप्स की स्केल की बात करें, अ स्केल इन द रेशियो बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द मैप टू द करस्पॉन्डिंग, क्या है, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। एक्चुअल ग्राउंड में दो डिस्टेंस के बीच में, दो क्या कहते हैं प्लेसेस के बीच में जो दूरी होती है, उसका रेशियो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, इस मैप्स में, विद द हेल्प ऑफ, वो रेशियो मिलता कैसे, बनता कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्ट द डिस्टेंस, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्केल, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्केल इनटू आरएफ। आरएफ में कन्वर्ट करने को बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं आरएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन दिया, आरएफ क्या, पहली बात ये जान लेते हैं। आरएफ हमारा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है हमारा क्या, आरएफ। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आ स्केल, अगर एक स्केल है इज 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर मैप में दिखाया जा रहा है, तो एक्चुअल में वो क्या, कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, 1 किलोमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर स्केल में दिखाया जा रहा है तो लगभग 1 किलोमीटर कवर अप हो रहा है एक्चुअल में। कैलकुलेट द आरएफ एंड डिस्टेंस ऑफ द मैप, क्या है, आरएफ पता करिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पता करिए, और आइए पता करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है कितना। तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल कितना है 1 किलोमीटर, और मैप में कितना सोन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, एंड
इट्स ऑन एक्चुअल ग्राउंड बात करें तो 1 किलोमीटर लेंथ या 1 किलोमीटर डिस्टेंस शो कर रहा है आपका 2 सेंटीमीटर मैप में। ठीक है, तो जब हम सीधी सी बात है किसी चीज का फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं। सीधी सी बात पता है, अगर फ्रैक्शन निकालना है तो हमें सबसे पहली चीज यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा क्या लिखा है किलोमीटर और इधर लिखा हुआ है सेंटीमीटर। तो हमने छोटे से सीखते चले आए हैं, किलोमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया कितना, 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000, नहीं 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 1 लाख। ठीक है, तो जब आप फ्रैक्शन निकाले हैं तो आपका 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 लाख सेंटीमीटर, जब आप डिवाइड किए तो आ गया 1/50,000, 1/50,000। और जब उससे आपने उसे रिप्रेजेंट किया किस पे, आइए रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया 1/50,000 आपने किया तो हो गया 1:50,000। मीन्स कि एक यूनिट, अगर एक यूनिट क्या है, एक यूनिट अगर ग्राउंड में दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो 50,000 यूनिट ऑन मैप। मीन्स इफ 1 यूनिट ऑन, क्या कहते हैं, ग्राउंड, वो एक यूनिट 50,000 यूनिट्स मीन्स मैप में अगर एक यूनिट दिखाया गया मैप में, इसका मतलब 50,000 यूनिट है एक्चुअल ग्राउंड में। ये समझ लीजिए, एक यूनिट ये दिख रहा है ना आपको, देखिए ये 1/50,000। तो मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर मैप में सोन है तो लगभग 50,000 सेंटीमीटर एक्चुअल ग्राउंड में उसकी डिस्टेंस होगी किसी भी दो प्लेसेस के बीच में। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा दिख रहा है, चलिए अगली बार कवर अप कर लेंगे। दिख रहा है 4 ग्रिड रेफरेंस, चलिए इसको देखते हैं कैसे बताया हुआ है। आइए देखें, 4 ग्रिड रेफरेंस में हमने एक क्वेश्चन को लिया है। तो 4 ग्रिड रेफरेंस के पहले एक चीज थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं, क्या है कि ईस्टिंग और नॉर्दिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ईस्टिंग नॉर्दिंग के बारे में समझ लेते हैं। फिगर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा शेप में ला रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ईस्टिंग और नॉर्दिंग पढ़ लीजिए। थोड़ा सा एक संक्षिप्त उसमें डिस्क्रिप्शन उतना खास तो नहीं था, लेकिन उसको हमने दिया था एज अ ट्रायल वीडियो था। फिर भी हम ईस्टिंग और नॉर्दिंग पहले समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ईस्टिंग, ईस्टिंग क्या है, तो ईस्टिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए पहले देखते हैं ईस्टिंग क्या है। ईस्टिंग, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो अगर हम बात करते हैं ईस्टिंग की, बात करें ईस्टिंग, ठीक है, तो ईस्टिंग को शो करते हैं। हाँ चलिए देखते हैं ईस्टिंग क्या है और नॉर्दिंग क्या है। सबसे बड़ी चीज देखिए, ईस्ट की तरफ जो फेस कर रहा है, देखिए ईस्ट की तरफ इधर, ये क्या हो गया, ईस्टिंग। और नॉर्थ साइड जो जा रहा है वो क्या हो गया, नॉर्दिंग। ठीक है, ईस्ट के साइड जो जा रहा है वो क्या है, ईस्टिंग। और नॉर्थ साइड जो जा रहा है वो नॉर्दिंग। ठीक है, और जब भी कभी हम रेफरेंस निकालते हैं, जब भी हम क्या कहते हैं, 4 ग्रिड, क्या है 4 ग्रिड रेफरेंस है जी, हाँ क्या है क्वेश्चन, 4 ग्रिड रेफरेंस निकालना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले हम रिप्रेजेंट कर देंगे ईस्टिंग को। चलिए देखते हैं ईस्टिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा और इस पे फोकस करते हैं, फोकस। देखिए ये ए है आपका पॉइंट, ए पॉइंट है, ए को ही तो हमें 4 ग्रिड रेफरेंस इसका पता करना है, ए का ही पता करना है। ठीक है, तो जब ए का हमें 4 ग्रिड रेफरेंस पता करना है, चलिए ईस्टिंग गिनते हैं। ईस्टिंग शुरू कहां, 60, 61, 62, 63 एंड 64। तो ईस्टिंग ये हो गया, नॉर्थिंग 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं ईस्टिंग क्या है। पहले हम लिखेंगे ईस्टिंग को, देखते हैं तो क्या हो गया, 60, 61, 62, आफ्टर 62 और 63 के बीच में है।
तो जो पहले नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर पहले आता है? आपको पता है नंबर पहले कौन सा आएगा? 62। तो जो आपका ईस्टिंग साइड से आप फर्स्ट नंबर लिखोगे वो क्या हो जाएगा? 62। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की। तो अब क्या करेंगे? नॉर्दिंग साइड आप जाएंगे। 14, 15, 16, 17, 18। 18 और 19 के बीच में, 18 और 19 के बीच में, तो मींस स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ क्या है? 18 है। ये मत देख लीजिएगा कि लग रहा है ये तो 19 के पास है तो 19 लिख देना ना। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 18। 19 स्मॉलेस्ट तो 19 लिख देते। चलिए लिखे 18। तो 4 ग्रिड रेफरेंस कितना आया? 62, 18, 62, 18, 62, 18। ओके। अच्छा, एक खास बात और बता देते हैं, अभी बता दें। हम सोच रहे थे सीक्रेट रख लेंगे, लेकिन बता देते हैं। चलिए, एक खास बात यह है कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है कि, एक मिनट, अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये इधर से इधर की बात करें या इधर से हम इधर की बात करें, किसी भी साइड बात करें, हम इन दोनों के बीच की गैप की अगर बात करें तो उसका लेंथ होता है कितना? तो होता है 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 सेंटीमीटर होता है गैप एक से दूसरे के बीच में। तो अगर हम बताएं, हमें पूछे कोई एक बॉक्स का एरिया क्या है, तो हम आराम से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो इधर पावर तो लग नहीं पाता, तो इस तरह कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े आराम से आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास 4 ग्रिड रेफरेंस हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना 6 ग्रिड रेफरेंस। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले ये सब डेटा इरेज कर देते हैं, तो फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे 6 ग्रिड रेफरेंस की तरफ। चलिए 6 ग्रिड रेफरेंस तक ले जाइए कंप्यूटर जी। 6 ग्रिड रेफरेंस, कंप्यूटर जी 6 ग्रिड रेफरेंस पर रुक जाइए। चलिए ये 6 ग्रिड रेफरेंस के लिए निकालते हैं क्वेश्चन, इसको करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज जानते हैं। चलिए सबसे बड़ी चीज जानते हैं, 6 ग्रिड रेफरेंस अगर हमें निकालना है तो इन ब्लॉक्स को, सबसे पहले इन ब्लॉक्स को हमें 10 भागों में, 4 बोलना दिखा रहा था लेकिन 10 भागों में, 10 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एज वी नो कि इन दोनों के बीच में कितना गैप कितना होता है? लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। तो सीधी सी बात है, अगर इन दोनों लाइन के बीच में अगर 2 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो अगर 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हो तो 10 इक्वल पार्ट 20 कितना आप 2 सेंटीमीटर मीन्स आपको कितने, लगभग 0.2 सेंटीमीटर, पॉइंट टू करते हुए 10 आपको गैप बनाने पड़ेंगे। चलिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लगभग 10 लाइंस, लगभग 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया एक, और 10 हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए एक इरेज कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया है।
चलिए 9 लाइंस हैं, लेट इट बी, सॉरी 10 लाइंस हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है 10 लाइंस हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास 4 ग्रिड रेफरेंस है। चलिए जरा पहले थोड़ा सा टेक्स्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि 6 ग्रिड रेफरेंस निकालने के लिए हमें 4 ग्रिड रेफरेंस होना चाहिए। 4 ग्रिड रेफरेंस क्या आया था, 62, एक गैप छोड़ देंगे, ओके छोड़ दिया। फिर उसके बाद कितना है, 18 18 18 यूजुअल। अब इधर से गिने, कहां से ये पोर्शन स्टार्ट हुआ है, 1 2 3, अप्रोक्स 3 से स्टार्ट हो रहा है। मेरे डिवीजन के हिसाब से आप लोग स्केल से डिवाइड करेंगे तो इक्वल डिवीजन होंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 इक्वल भाग में डिवाइड करना है, जहां से वो मिडिल मिडिल जो पोर्शन जो बना हुआ है फिगर, उसका मिडिल आपको ढूंढना है। तो मेरे फिगर के हिसाब से लगभग ये जाके 3 पर इसका मिड हो रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। चलिए, लेकिन सॉरी 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 सॉरी, पहले हमें ईस्टिंग का देखना है। तो ईस्टिंग का देखिए, इधर क्या है 3, तो यहाँ पे लिखना है हमें ईस्टिंग के जस्ट बाद। ईस्टिंग साइड से अब अगर आप देख रहे हैं तो 1 2 और 3 पे मिड हो रहा है, तो मतलब ईस्टिंग के जस्ट बाद आपको ईस्टिंग के साइड से गिनने वाले नंबर को आपको लिखना है। तो क्या 62 के बाद क्या आपको लिखना है, मीन्स आपको लिखना है उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्दिंग। नॉर्दिंग हमारा 18 है। अब 18 से 19 साइड हम मूव कर रहे हैं, कितने स्टेप्स मूव कर रहे हैं, हम 10 स्टेप्स में हमने डिवाइड करके रखा, कितने स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7, अप्रोक्स 7, तो हम इधर लिख देंगे 7, ठीक है। कुछ नहीं ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा बड़ा इसमें कुछ नया चीजें नहीं जुड़ी हैं, बस सीधे से क्या है, ईस्टिंग और नॉर्दिंग की मदद से आपने 4 ग्रिड रेफरेंस निकाल के रखा हुआ था पहले से ही। उसके बाद आपने एक हल्का सा इधर एक गैप इधर छोड़ दिया, एक गैप नॉर्दिंग के बाद, एक गैप ईस्टिंग के बाद आपने वैकेंट छोड़ दिया। उसके बाद आपने 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में आपने इस लाइन को डिवाइड किया, मींस 0.2 सेंटीमीटर का एक डिवीजन, क्योंकि इक्वल पार्ट्स कहा है मैंने। उसके बाद 10 डिवीजन में इसको आपको डिवाइड करना, 10 इक्वल डिवीजन में, मींस 0.2 सेंटीमीटर का आपका एक से दूसरे लाइन के बीच में गैप होगा। चलिए, इससे आपने 6 ग्रिड रेफरेंस में जब आप पहले क्या करेंगे, पहले 62 to 63 की तरफ मूव करेंगे, तो गिनेंगे 1 2 3, जब आप मिड ऑफ द फिगर आप पहुंच गए, उस नंबर को आप ईस्टिंग के जस्ट बाद, मींस 62 के आफ्टर 3 आपने लिख दिया। फिर जब आप है नॉर्दिंग, सॉरी नॉर्दिंग साइड मींस 18 से 19 साइड मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ पार्ट में आपको लगभग मिड पे पहुंच जा रहे हैं। आपने 7 नंबर को नॉर्दिंग के जस्ट बाद आपने लिख दिया। आपने 6 ग्रिड रेफरेंस निकाला है पर्टिकुलर एक किसी पॉइंट का, वो पॉइंट क्या है, ए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस को देखते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है, डायरेक्शंस को देखने के पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअल में डायरेक्शंस है कितनी। चलिए उन डायरेक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, आपका मेन डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। फिर जब नॉर्थ से आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो वो बीच का जो है वो सिंबल क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। जब ईस्ट से आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी साउथ से आप ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। और जब साउथ से वेस्ट साइड आप बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ से जब आप नॉर्थ वेस्ट साइड मूव करेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। ये सभी डायरेक्शंस आपको पता चल गई, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या हो गया भाई, आप नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट अपोजिट में इधर वेस्ट साइड, साउथ ईस्ट है तो साउथ वेस्ट वेस्ट साइड में, ठीक है। तो अब ये आप सोच रहे होगे कि ये P है, A है, B है, M है, X है, Y है, ये क्या है। चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए P पे प्राची खड़ी, अब प्राची से पूछा गया M की डायरेक्शन क्या है, तो प्राची के हिसाब से M की डायरेक्शन क्या है, साउथ, ठीक है। फिर मान लीजिए A पर
अंशिका खड़ी, अभी कंफ्यूजन होगा अंशिका कौन सी अंशिका, दूर कर देते हैं मिश्रा। तो ए पे अंशिका खड़ी, अब अंशिका को जाना है बी के पास। अब बी किस डायरेक्शन में है, तो बी सीधी सी बात है किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बी, क्योंकि अब अंशिका मिश्रा क्या हो गई, सेंटर हो गई। सेंटर से इधर जब जाएंगे तो क्या हो गया, साउथ, और साउथ से जब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। जहां कहीं पे भी आपको कहा गया, जिस जगह से कहा गया डायरेक्शन आपको पता करना है, तो वो जगह कहां पे आ जाएगी, इस सेंटर पे आ जाएगी। उसके बाद उसके चारों तरफ डायरेक्शंस मिलेंगे। वाई से पूछा जाए एक्स जाने की डायरेक्शन क्या है, तो साउथ ईस्ट है, और एक्स से पूछा जाए वाई जाने की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस यही दिए हुए थे, और आप देख सकते हैं, और चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, इसी फिगर को भी बना सकते हैं, और इस क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हैं एक एक करके। चलिए इनको नोट कर लीजिए, आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जरा ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। अभी अगला क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड ऑन टोपोग्राफी। अच्छा जी, तो एक अभी नया चीज, नया कॉन्सेप्ट आपको सुनने में मिल रहा होगा, आपको तो नया लग रहा है। हाँ चलिए आपको समझाते हैं, नया है तो दूर कैसे होगा, पुराना कैसे होगा। चलिए पुराना उसे कर देते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड ऑन टोपोग्राफी, कई बार आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि दो चीजें बनी हुई हैं, दो सेटलमेंट्स के नाम दे दिए कि इन सेटलमेंट्स के बीच में दूरी कितनी है। ए सेटलमेंट है, बी सेटलमेंट है, उसके बीच में दूरी क्या है, सी है, डी सेटलमेंट है, उसके बीच में दूरी क्या है। या फिर आप गूगल मैप तो देखे ही होंगे रेगुलर, उसमें आप डिस्टेंस पता करते रहते हैं, ठीक है। तो लेट इट बी। तो अब दो तरीके हैं डिस्टेंस को मेजर करने के, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या, बिना कोई उसके सीधा सीधा आप अगर जाना चाहें तो कितनी दूरी है उसको आप पता कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड, चलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की भी भ्रम को दूर करते हैं और पता करते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है। मेजरिंग स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस मीन सीधा, सीधा। स्ट्रेट मीन्स क्या है, देखो भाई ये क्या है, स्ट्रेट मीन्स देखो जरा, सीधा, ठीक है, सीधा बिना किसी टर्न के। इस तरफ भी हो सकता है सीधा, इस तरफ भी हो सकता है सीधा, इस तरफ भी सीधा है ना, बिना बिना कोई चेंजेस है क्या, कोई टेढ़ा मेढ़ा है कुछ नहीं, सीधा, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं, नहीं तो बहुत भाव खा जाएगा। ओ रब कर दो, हो गया, चलिए ठीक। तो हाँ अभी क्या है कि सीधा, मैंने बोला था क्या, सीधा। तो सीधा अगर कोई मेजर कर रहे हैं तो क्या है, सीधी सी बात है, जब सीधा सीधा मेजर कर रहा है तो डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहा है। चलिए तो उसके बाद देखते हैं क्या, मेजरिंग स्ट्रेट डिस्टेंस इज डायरेक्ट। स्ट्रेट डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं तो क्या है, डायरेक्ट मेजर मेथड है, इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस का। मेजरिंग थ्रू अ वाइडिंग कोर्स इज एन इनडायरेक्ट मेथड, एक्सप्लेन बोथ द मेथड। क्या है कि जब आप कोई थ्रेड की मदद ले रहे हैं, या आपसे बोल दिया गया, थ्रेड में नहीं कहा गया, ये कह दिया गया कि हाँ भाई एक रास्ता है, उस रास्ते के अलोंग आपको जाना है। तो ऐसा तो है नहीं रास्ता पूरा सीधा रहेगा, कई सारे मोड़ आएंगे, कई सारे चेंजेस आएंगे, रुकावट आएंगे। तब आप किसकी मदद में लेते हैं, स्ट्रिंग्स की मदद लेते हैं, धागे की मदद लेते हैं, ठीक है। वो धागा आपको कौन प्रोवाइड करता है, बोर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। धागा आपको कौन प्रोवाइड करता है, बोर्ड प्रोवाइड करता है। तो कोई भी धागा आपको मिल सकता है, लेट इट बी, हो सकता है धागे आपको प्रोवाइड करेगा बोर्ड। तो उस धागे की मदद से आपको तब आपको निकालना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस। चलिए पहले देख लेते हैं वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जो कि आप के पास डायरेक्ट मेथड है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन बोथ द मेथड, दोनों समझा रहे हैं। टू मेजर द स्ट्रेट डिस्टेंस यूज अ स्केल फॉर द डायरेक्ट मेथड, टू सेटलमेंट विल be given. Place one side of your scale in the center of the settlement and the other in the center of other settlement. Measure the distance with the scale of centimeter. Then either कहाँ चला गया, then either with the help of graphical scale which is provided below the topo sheet, or
by using the statement scale distance can be found measuring in kilometers and meters। चलिए, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, उसके आगे समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया है, दो सेटलमेंट्स की बात की है, तो ये स्टेटमेंट्स क्या क्या रहे हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। स्टेटमेंट्स का कहना क्या है, अगर एक ए सेटलमेंट है, सेटलमेंट के घर थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हैं, चलो, लेकिन जो लोग रहते हैं वहां काम चला रहे हैं, आप परेशान मत होइए, नया घर मत बनवा दीजिएगा भाई। चलिए, तो बात करते हैं सेटलमेंट्स की। बात करें तो सेटलमेंट्स में ए एक सेटलमेंट है, एक सेटलमेंट बी है। ए सेटलमेंट से बी सेटलमेंट के बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ए सेटलमेंट और बी सेटलमेंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो आपने क्या किया, स्केल का एक कोना आपने कहाँ रखा, 0। मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या रख दिया, 0 सेंटीमीटर। स्केल आपने देखा ना 15 सेंटीमीटर वाला, 30 वाला भी देखा होगा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपने देखा है। चलिए, तो स्केल देखिए ना, बस सेंटीमीटर स्केल। तो एक सिरा आपने इधर रखा, लगभग 0 सेंटीमीटर से आपने सेंटर ऑफ द सेटलमेंट से आपने स्टार्ट किया। उसके बाद दूसरा सिरा कहाँ पहुंच गया, बी सेटलमेंट के सेंटर में। आपने यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी आपने पता कर ली। इस जगह से इस जगह तक की आपने दूरी पता कर ली। फिर उस दूरी को आप आराम से क्या है, सेंटीमीटर्स में आप निकाल सकते हो। सेंटीमीटर्स में आप निकालने के बाद क्या करते हो, सेंटीमीटर में जैसे ही आप लेंथ निकाल लेते हो, उसके बाद आपके पास क्या मिल गया, स्केल मिल गई। स्केल मिलने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, स्केल में आप चाहे तो आर फैक्टर्स निकाल सकते हो, या फिर उसको स्केल से कन्वर्ट करके, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर निकला, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, अच्छा 2 इंटू 10 नहीं, 2 इंटू 10 नहीं होगा, 5 10 से आप 2 को डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 से आप डिवाइड करोगे 10 को, मीन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ए सेटलमेंट और बी सेटलमेंट के बीच में दिया गया हुआ है। चलिए, ये एक था, एक एग्जांपल था। अगर स्केल जो दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। चलिए, कुछ डाउट हो तो आप इस पे पूछिएगा और आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, कंप्यूटर महोदय आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए कंप्यूटर महोदय धन्यवाद। आगे देखते हैं, कंप्यूटर है भाई, हम समझते हैं, हम बोलना आता है, कंप्यूटर। ओके, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कैसे, इनडायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सेटलमेंट्स या किसी भी चीज के बीच में। टू मेजर अ लॉन्ग और मूड, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ measuring distance using a twine. Place the one end of the twine in the center of the settlement and move along the given mode. Example, move along the car track with your reaches on the other settlement carefully with the help of pencil. With the help of pencil, pen, mark the twine with where it the middle of the other settlement. Now measure the twine till where it marked with the help of the scale and calculate the distance in the scale is given. चलिए, आगे थोड़ा सा बाद में बढ़ेंगे, पहले इतनी अंग्रेजी का सारांश समझ लेते हैं। तो इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक है इसलिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात है, इसमें ये बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर इनडायरेक्ट मेथड से आपको निकालना है डिस्टेंस, तब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अगर दे दिया है कि ए सेटलमेंट से बी सेटलमेंट तक आपको जाना है बाई रिंग रोड, बाई कार्ट रोड, तो कार्ट रोड तो भाई सीधी सी बात है, वो डायरेक्ट तो नहीं जाएगी बी सेटलमेंट तक, वो क्या है, आड़े टेढ़े मोड़ों की मदद से, या फिर जिस हिसाब से रोड टर्न हो रही है उस हिसाब से आपको भी टर्न करना पड़ेगा। चलिए, तो जब उसके हिसाब से हमें टर्न करना ही है, तो जब उसके हिसाब से हमें टर्न करना है तो हम लेते हैं क्या, थ्रेड। एक थ्रेड लेते हैं और थ्रेड को अलोंग दैट कार्ट या उसको मैप में मूव करते हैं। पहले आप जो थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ रखते हैं, वो रखते हैं ए सेटलमेंट के बीच में, और उसके बाद कार्ट रोड के अलोंग उसे मूव करते हैं और पहुंचाते हैं
बी सेटलमेंट तक, और बी सेटलमेंट के मिड में जब पहुंच जाता है थ्रेड, तो उसको पेन की मदद से या पेंसिल की मदद से उस छोटे से एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। जब उस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं, उसको हम आसानी से 15 सेंटीमीटर स्केल में नाप लेते हैं। नापने के बाद जस्ट फिर वही मेथड है जिस तरह हमने डायरेक्ट मेथड में लेंथ निकाल लिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है इसी का, ऐसा नहीं है। चलिए एक एग्जांपल था, ये कहाँ गया, हाँ, तो सेटलमेंट, नाउ मेजर द ट्वाइन where it marked with the help of the scale and calculate the distance is given 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 1 किलोमीटर है, तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अगर देखना चाहें तो यहां से यहां तक की लेंथ, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ आप कैसे निकालेंगे, थ्रेड इसके अलोंग आप लेके जाएंगे। जब यहाँ थ्रेड पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, उसको पेन या पेंसिल से मार्क अप कर देंगे। जब मार्क कर देंगे तो आपको पता चल गया कि टिल अप टू हेयर, थ्रेड में भी यहाँ तक ही जो है ये लेंथ पहुंची है या लेंथ को लगा है पहुंचने में। तो चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो उसके बाद जो है आप इसको 15 सेंटीमीटर स्केल के बराबर आप क्या करेंगे, उसको स्ट्रेच कर देंगे, ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रेच कर देंगे। फिर आपके नीचे क्या रखा हुआ है कि स्केल रख देंगे, ठीक है। स्केल में फिर मैच करेंगे कि दोनों में यहाँ से आपका 0 सेंटीमीटर शुरू हुआ है, आप देखेंगे कितने सेंटीमीटर का थ्रेड जहां पर मार्क किया गया है। तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा, एटलीस्ट क्या पूरी तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना लेंथ है फ्रॉम ए टू बी विद द हेल्प ऑफ एनी मोड, या फिर कोई रोड, किसी भी तरह से आप पता कर सकते हैं कि लेंथ कितनी है। जब लेंथ आपने पता कर लिया, सीधी सी बात है, अगर लेंथ आपको पता चल गया है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में और किलोमीटर्स में। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं आगे, देखें क्या बता रहे हैं। What is color are used which color are used in on topo sheet, what is it their significance। ऐसा नहीं है कि जो आपका जो टोपो शीट है या फिर टोपोग्राफी आप समझ रहे हैं, उसमें जो कलर्स दिए रहते हैं ऐसे फालतू में कर देते हैं, उनको मजा आता है कि हाँ आज ब्लू प्रिंट करते हैं, ग्रीन करते हैं प्रिंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो कलर्स का यूज किया जाता है टोपो शीट में, आपके एक तरह से आप समझ लीजिए उसमें आपके मैप में, तो उसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, इसी मतलब से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए उस मतलब को जानते हैं, मतलब ही हो जाते हैं हम लोग, मतलब को जानते हैं। 6 कलर आर यूज्ड इन द सर्वे, 6 कलर आर यूज्ड इन द सर्वे, और ये देखते हैं यूज्ड सर्वे मैप टू शो द वेरियस फीचर्स, दे आर एज फॉलोज। 6 कलर का इस्तेमाल किया जाता है सर्वे मैप में उसको दिखाने के लिए। आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला है ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, चलिए ठीक है ब्लैक। ऑल नेम्स, जितने भी नाम लिखे रहते हैं, रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे, ब्रोकन ग्राउंड्स, जहां पे मिट्टी सरफेस एरिया इक्वल नहीं है, ब्रोकन है, टूटा फूटा एरिया है, ड्राई स्ट्रीम्स, सूखी हुई नदियां, सर्वेड ट्रीज, जो ट्रीज जो मार्क किए रहते हैं। सर्वेड ट्रीज मतलब क्या होता है, ट्रीज को जब आप काउंटिंग करते हैं तो उसको मार्क करते हैं, तो उसको जो सर्वेड ट्रीज है वो मार्क ट्रीज। चलिए उनकी बात कर रहे हैं। हाइट, जो हाइट है, कितना हाइट है किसी भी प्लेट्यू का, कुछ भी अगर टोपोग्राफी शीट में दिखाया गया उसको भी ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देयर नंबरिंग, उनके नंबर कितना हाइट है उसको भी रिप्रेजेंट ब्लैक से करते हैं। रेलवे ट्रैक्स है उसको भी ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। टेलीफोन लाइन है उसको भी ब्लैक से, टेलीफोन्स है, टेलीफोन बूथ्स है उसको भी ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है येलो, ऑल कल्टिवेटेड एरिया, पीला 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 पीला, जहां तक पीला पीला आपको दिखता है इसका मतलब क्या है, वो सभी जो एरिया है वो क्या है, कल्टिवेटेड एरिया है। मींस अगर ज्यादा पीले कलर की प्रेजेंस है इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि वहां पे ऑक्यूपेशन क्या है, क्या है, फार्मिंग, ठीक। फिर ग्रीन की बात करें,
ग्रीन, ऑल वुडेड फॉरेस्ट एरियाज, स्कैटर्ड ट्रीज एंड स्क्रब्स, घास फूस। वुडेड एरिया मीन्स जहाँ पे जंगल है, उन सभी को आपको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीन कलर से। ब्राउन से बात करें तो कॉन्टूर लाइन है आपकी, जो लाइन दी रहती है, और देयर नंबरिंग के नंबर्स जो हैं। स्टोनी वेस्ट जो है, पत्थर, जो वेस्ट मीन्स क्या, जो पहाड़ है या पत्थर वो क्या वेस्ट है, क्योंकि वहां पे ना खेती बाड़ी की जा सकती है, उसके बाद उतना लैंड ऑक्यूपाई करके रखे हैं तो वो वेस्ट है। ठीक है, सैंड फीचर्स हैं, जो आपको सैंड जहां मिलेगी, जहां पे सैंड अवेलेबल है, जहां पे कल्टीवेशन एटलीस्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वहां क्या है, वो सब ब्राउन से वो शेडेड है, वाइट ब्राउन कलर से वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, ब्लू क्या है, ऑल वाटर बॉडी, जितने भी पानी के लिए जो स्रोत हैं वो सभी क्या है, ब्लू से रिप्रेजेंटेड होते हैं। वेयर दे कंटेन वाटर, जिन वाटर बॉडीज में पानी है उसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, सीधी बात है, नीला पानी। फिर रेड, ग्रिड लाइंस एंड देयर नंबर्स, ग्रिड लाइन जो है उनके नंबर्स हैं, उसको हम लाल से रिप्रेजेंट करते हैं। रोड है, सड़क है, उसको हम लाल से रिप्रेजेंट करते हैं। कार ट्रैक्स हैं, जहाँ पे बुलक कार्ट चलती हैं, उनको हम लाल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेटलमेंट्स है, उसको भी रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हट है, हट, हट वाला हट नहीं, घर की बात कर रहे हैं। हट जो है वो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर से। और जो भी कोई बिल्डिंग्स हैं उनको भी हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नोट दे दिया गया है, 100 वाला है, 1000 वाला है, 500 वाला है, पता नहीं, जरा पढ़ के देख लेते हैं कितने वाला है। समटाइम्स वी फाइंड व्हाइट पैचेस, कभी कभी हमें सफेद सफेद पैचेस मिलते हैं, हल्का हल्का सफेद कलर में कुछ शेडिंग्स मिल जाती हैं कहाँ पे, मैप में, हेयर एंड देयर, टू शो द बैरन लैंड, वो जो बंजर जमीन है उसको दिखाने के लिए व्हाइट पैचेस में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपको दिख ही गया है तो पढ़ भी लेते हैं। हाउ टू फाइंड द ऑक्यूपेशन ऑफ एन एरिया और अ सेटलमेंट, किसी भी एरिया या किसी भी सेटलमेंट का क्या ऑक्यूपेशन है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया इस मैप में इस पर्टिकुलर सेटलमेंट का क्या ऑक्यूपेशन है, तो उसको पता करने के लिए क्या कैसे निकालेंगे, आइए जरा जानते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ येलो कलर, अगर पीले कलर की प्रेजेंस है, इफ देयर आर लार्ज एरिया कलर्ड येलो ऑन द मैप, अगर ज्यादा एरिया है येलो कलर से पेंटेड है, इसका मतलब क्या है, इट शोज द कल्टिवेटेड लैंड, देन द डोमिनेंट ऑफ द ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है कि जब वहां पर प्रेजेंस किसकी सबसे ज्यादा है, एग्रीकल्चरल लैंड की प्रेजेंस है, इसका मतलब ऑक्यूपेशन वहां पे डोमिनेंट किसका है, एग्रीकल्चर का, खेती किसानी वहां लोग करते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर, इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर इज फाउंड, अगर पीला सॉरी हरा हरा कलर मिलता है, इट शोज द फॉरेस्ट रीजन्स, इसका मतलब दिखाता है कि वहां पे जंगल बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। देन द ऑक्यूपेशन इज जनरली फॉरेस्ट्री, which includes lumbering, furniture making, carpentry, open shops is written near the settlement areas. Then sheep rearing, अच्छा ये दूसरा है, अलग है, चलिए अलग कर दिया मैंने उसको, काट के अलग कर दिया। क्या कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए ओके, देखते हैं क्या है। तो इसमें कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर, हरे कलर का अगर प्रेजेंस है, हरा कलर दिख रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर, अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो इट शोज, ये दिखाता है कि फॉरेस्ट रीजन, वहां पे फॉरेस्ट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो देन द ऑक्यूपेशन इज जनरली फॉरेस्ट्री, तो वहां पे ऑक्यूपेशन मेनली क्या हो सकती है, फॉरेस्ट्री हो सकती है। फॉरेस्ट्री का मतलब ये सिर्फ यही नहीं होता है कि फॉरेस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सब वो जंगल में जाके वहां पे रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से, जैसे कारपेंटर है आपका, वो भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आप बात कर सकते हैं फिर जो कारपेंटर है, फर्नीचर बनाने वाले जितने लोग भी हैं, कई सारी चीजों के कई लोग, कई सारे लोग जो है डिपेंडेंट है कहाँ पे, फॉरेस्ट के ऊपर। इसका मतलब मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फॉरेस्ट्री है उस एरिया में। इफ ओपन स्क्रब्स, अगर घास के मैदान खूब सारे दिखते हैं, इज रिटन नियर द सेटलमेंट एरियाज, अगर लिखा हुआ है ओपन स्क्रब्स लिखा हुआ है, अगर दिखाया गया है कि बहुत घास के मैदान बहुत सारे हैं कहाँ पर, सेटलमेंट के आसपास, देन द शीप रियरिंग इज द इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, तो फिर वहां पे क्या है, मीन्स घास के मैदान अगर खेती बाड़ी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, सीप रेयरिंग प्रोसेस, ऑक्यूपेशन जो सबसे बेस्ट है वो क्या, सीप रेयरिंग की जा रही, भेड़ चराने का काम वहां पे किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सर्कल्स, अगर काले काले धब्बे, ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ पे नहीं बोला कि काले धब्बे, नजर से नहीं बचाना, इधर देखना। तो अगर काले धब्बे दिखाए गए हैं, ब्लैक मार्क्स हैं प्रेजेंट है, ब्लैक सर्किल्स दिखा रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सर्किल्स शोज द मेन ऑक्यूपेशन इज माइनिंग, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर खनिज पदार्थ है और वहां पर माइनिंग होती है, वो ब्लैक सर्कल
ये शो करता है। चलिए आगे देखते हैं। सेटलमेंट इन नियर रिवर, अगर नदी के पास सेटलमेंट प्रेजेंट है, when the settlement is near river, then the fishing may be an important occupation for the people, तब हो सकता है कि फिशिंग, मछली पकड़ने का काम वह मुख्य रूप में वहां के लोग करते होंगे। चलिए अगला देखते हैं। स्टोनी एरियाज, सीट स्टोन दिया हुआ है, स्टोनी वेस्ट है वहां पर, रॉक बहुत सारे पत्थर हैं वहां पे। तो इन दिस एरिया मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज स्टोन कटिंग, अगर इस तरह की रीजन है जहाँ पत्थर ज्यादा है, यहाँ पर स्टोन वेस्ट है, रॉक्स बहुत हैं, इसका मतलब क्या है, वहां के लोग पत्थर काटते हैं। पत्थर काटना वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, अब फॉलोइंग लिस्ट शोज द ऑक्यूपेशन बाय एविडेंस ऑफ द नेम बाय इंटरफेरेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स, कुछ सबूत दिए गए हैं, उनके बुनियाद पर आप बता सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो आपको एविडेंस भी बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या एविडेंस थे जो आप कह रहे हो कि वहां पे फॉरेस्ट्री थी, क्या एविडेंस थे वहां पे ऑक्यूपेशन आप बता रहे हो एग्रीकल्चर मेन है, आपको एविडेंस बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एविडेंस कैसे हैं, कहां से हैं, कैसे हैं, किस एरिया से आते हैं, देख लेते हैं। एविडेंस और इंटरफेरेंस ऑफ रिलीफ, सबसे पहला क्या है, फॉरेस्ट ग्रीन पैचेस। फॉरेस्ट ग्रीन पैचेस का मतलब क्या है, फॉरेस्ट्री। हम सीधे सीधे ऑक्यूपेशन क्या कह सकते हैं, फॉरेस्ट्री। येलो कलर एंड ऑर्चर्ड्स है तो क्या हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर। और पैस्चर्स एंड मीडोज और स्क्रब्स हैं, घास फूस है, बहुत सारे कहते हैं, ग्रीनिश बहुत ज्यादा है, घास अगर वहां पे उपलब्ध है, इसका मतलब कहते हैं कैटल ग्रेजिंग होती है या सीप ग्रेजिंग होती है। सीधी सी बात है, या तो जानवर पाले जाते हैं मिल्क के लिए, या तो सीप पाली जाती हैं वूल के लिए, में भी दोनों हो सकते हैं। आप और करके बता सकते हैं और एविडेंस के रूप में इसको लिख सकते हैं। फिर क्योंकि एविडेंस आपको लिखना पड़ेगा, एविडेंस नहीं बताए, कानून सबूत मांगता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में जो आंसर चेक कर रहा है वो भी सबूत मांगता है। रीजन क्या है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर चेक करने बैठता है वो अबोध बालक हो जाता है, उसे कुछ नहीं आता है, वो फेल समझो, 10th ने भी नहीं पास किया है। क्यों? तभी आपका आपको नंबर अच्छे तभी मिल सकते हैं, उससे यही समझ के आपको बताना है कि आप उसके टीचर हो, वो आपका टीचर नहीं है जो चेक कर रहा है, आप उसके टीचर हो, आप उसे समझा रहे हो आंसर के थ्रू, कैसे हमने वो आंसर निकाला, कैसे आंसर बताया। तो हर एक चीज आपको सेगमेंट वाइज बताना पड़ेगा। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेरिंग एंड माइंस। अगर माइंस दिया है, ब्लैक सर्कल दिए हुए हैं, तो आप बताएंगे क्वेरिंग है, वहां माइंस है, उसका मतलब क्या है, वहां सीधी सी बात है माइनिंग का काम ज्यादा करते हैं, ऑक्यूपेशन माइनिंग है। सेटलमेंट नियर मेन रोड, अगर रोड के किनारे आपके लोग पाए जा रहे हैं तो वहां क्या है, मेला लगा सकते हैं, आप दुकानें लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अगर आपके घर कहाँ पे है, रोड के पास है। माइन और फैक्ट्रीज अगर मिल रही है तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, वहां पे मेन ऑक्यूपेशन है। अब चलिए बात करते हैं आखिरी जो 7th पार्ट है हमारा, पार्क्स है। अगर वहां पे आसपास पार्क हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं जहाँ पे लोग गेम खेलने जाते हैं, राइफल रेंजेस जहाँ पे आप निशानेबाजी कर सकते हैं, तो वहां पे क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट चल रहा है उस पर्टिकुलर, कहाँ पर, उस, कहाँ पर, आवाज नहीं आई, कहाँ पर, उस पर्टिकुलर सेटलमेंट के पास। ओके, थैंक यू आंसर देने के लिए। चलिए ड्रेनेज सिस्टम के, ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न देख लेते हैं पहला थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा ड्रेनेज पैटर्न को देखते हैं। कंप्यूटर जी ड्रेनेज पैटर्न दिखाइए जरा, कंप्यूटर महोदय दिखाइए, हाँ दिखा दिए। सबसे पहला ड्रेनेज पैटर्न बता रहे हैं जिसका नाम है टेंडरी ड्रेनेज पैटर्न, या फिर आप क्या कह सकते हैं उसे, टेंडल या ट्रिब्यूटरीज कह सकते हैं। सॉरी टेंडल क्या है, टेंडल। तो ट्रिब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है, सीम्स टू ज्वाइन द मेन रिवर। अगर मान लीजिए ये जो है हमारा, ये जो ये कहाँ गया थोड़ा सा, उसको भौकाली वाली लाइट कहाँ गई, आ गई, ठीक है। ये मान लीजिए अगर हमारा मेन रिवर स्ट्रीम है, ये बह रहा है, ठीक है। अगर मेन रिवर है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, तो सीम्स टू ज्वाइन द मेन रिवर, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूट्स हैं, जो कि क्या कर रही हैं, जुड़ने की कोशिश कर रही मेन स्ट्रीम से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। तो जो इनके बीच में एंगल लगभग 90 डिग्री के एंगल पर वो जाकर कहाँ पे मिलने की कोशिश कर रही हैं,
ट्रिब्यूटरीज में मिलने की, ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर में मिलने की कोशिश कर रही हैं। डिसअपियर की बात करें, डिसअपियरिंग जो ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न है, तो उसमें क्या है, जहां पाए जाती है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, तो सीधी सी बात है धीरे धीरे पहले जाके एक मेन स्ट्रीम में जाके एक मेन रिवर में जाके जुड़ रही हैं, उसके बाद जाके धीरे धीरे जाके डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि स्कैंटी मींस पानी की कमी की वजह से बारिश वहां पे कम होती है, इस वजह से क्या है ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहे हैं अगले ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं। आइए देखते हैं इसको क्या बताया जा रहा है, रेडियल ड्रेनेज। इसमें खास बात ये जान लीजिए, ये जो दिख रहा है ये क्या है, हाईलैंड लिखा हुआ है। हाईलैंड मीन्स क्या, ये एक समझ लीजिए पहाड़ टाइप का शेप है, या फिर ऊंची ऊंचा जैसे है, ऊंचाई है यहाँ पे। हाईलैंड मीन्स क्या, यहाँ पे जमीन ऊंचे लेवल पर है, मीन्स एक समझ लीजिए पहाड़, एक तरह से आप मान सकते हैं पहाड़ है। तो स्ट्रीम्स फ्लो आउट, इसमें से जो है स्ट्रीम्स बह रही, नदियां बह रही हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सभी दिशाओं में। फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड, जो बीच में एक हाईलैंड है, उससे क्या स्ट्रीम्स बह रही हैं सभी डायरेक्शंस में। क्लियर, यही बताने की कोशिश की गई है। अगला देखते हैं द नेक्स्ट वन, आइए उसको समझते हैं। अगला क्या बता रहे हैं, हाँ, डेंट्रिट, डेंट्रिटिक और ट्री लाइक ड्रेनेज। डेंट्रिटिक या फिर हम इसे ट्री लाइक ड्रेनेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जैसा लग रहा है पेड़ है, ये इसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसके बाद ये पेड़ की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, एक ऐसा ब्रांच बैंक जिसके सो मेनी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ट्री की तरह लग रहा है, इसलिए इसको हम डेंट्रिटिक या फिर ट्री लाइक ड्रेनेज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज स्प्रेड आउट रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ट्रिब्यूटरीज इस तरह फैली हुई है, ऐसा लगता है कि वो क्या है, ट्रिब्यूटरीज नहीं है, या वो क्या है, ब्रांचेस हैं किसकी, एक ट्री की। इसीलिए से हम क्या कहते हैं, डेंट्रिक या फिर ट्री लाइक ड्रेनेज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं और आगे समझते हैं, आगे और चीजों को देखते हैं। अब आइए सेटलमेंट्स के बारे में देखते हैं। सेटलमेंट, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जरा इसमें देखिए, कहाँ गई स्पॉटलाइट, हाँ, ये इसमें देखिए ये कितने सारे घर हैं, कितना न्यूक्लिएटेड इलाका है, कितने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, आसपास देखिए कितने सारे घर हैं। तो क्या है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, मतलब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मींस क्या, आइए देखते हैं। A nucleated settlement pattern refers to the grouping of many houses around a center called nucleus. Nucleated means क्या, कि एक सेंटर है, सेंटर कहाँ दिख रहा है आपको, जरा सेंटर देख लीजिए, सेंटर 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 सेंटर, हाँ ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, इस सेंटर के अलोंग चारों तरफ जो है ये आपके घर बने हुए हैं, जैसा कि ये लग रहा है कि एक न्यूक्लियस है, उसके अलोंग सारे घर हैं, भीड़ भाड़ सा इलाका है, वो क्या है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट लग रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट रेफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ मेनी हाउसेस, मेनी हाउसेस, देखो मेनी हाउसेस मींस बहुत सारे घर हैं, अराउंड सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, एक सेंटर के अलोंग जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। चलिए आइए देखते हैं और क्या बता रहे हैं आगे। अब है अगला आपका कौन सा है, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट है वो क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो अ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट रिफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ द हाउसेस ओवर लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में क्या है, घर जो है बिखरे हुए हैं, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, दूसरा तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां, डिस्पर्स है, बिखरे हुए। तो क्या है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। दूसरा अगला क्या है हमारा, लीनियर सेटलमेंट। कितना है, लीनियर सेटलमेंट, क्या है, लीनियर सेटलमेंट। तो लीनियर सेटलमेंट क्या कह रहा है, तो अ लीनियर सेटलमेंट पैटर्न्स refers to the grouping of houses around a line, एक लाइन के आसपास जो हाउसेस का ग्रुप्स बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट, यहाँ पे लाइन से कनेक्ट करके लीनियर सेटलमेंट। चलिए
अब बात करते हैं एरिया। एरिया मेजर करना है, तो एक ग्रिड स्क्वायर का एरिया अगर हम बात करें, चलिए ग्रिड स्क्वायर देख लेते हैं। अगर एक मान लीजिए ये छोटा सा ग्रिड स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जब अगर क्या कहते हैं पर्टिकुलर एक इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या फिर हम 2 इंटू 2 करें, या फिर हम 1 इंटू 1 करें, कितना हो गया 1, लेकिन क्या किलोमीटर, क्योंकि स्केल क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए, द ग्रिड स्क्वायर ऑफ टोपो सीट इज मेजर्ड 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर मीन्स, और उसको हम ले सकते हैं 1 इंटू 1 किलोमीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, जैसा कि अगर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है मैप में, तो देयरफॉर द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो हर एक स्क्वायर की जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर। Sometimes there are square in which are written QCQD denotes 2 letters numbers means 100 square किलोमीटर, ठीक है। QCQD मीन्स क्या है, डिनोट किया हुआ है कि डबल यूनिट डबल डिजिट्स हैं, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल में, आपको जो चीजें जाननी चाहिए थी वो आपको बता दी गई। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको एक क्वेश्चन भी मिलना चाहिए। चलिए, एक ऐसे ही एक फिगर दे दिया गया, टोपोग्राफी में बना हुआ है, उससे कह रहा है एरिया निकालने का। तो देखिए पहले देख लेते हैं, पहले देखें कितने कंप्लीट सर्कल्स हैं, जरा देखें 1 2 3 4। अच्छा, हाफ कितने कवर अप किए हैं, देखो ये लगभग हाफ कवर किए हैं, लगभग एक ये हाफ कवर अप किए हैं, लगभग, और कोई ये एक हाफ कवर किए हुए हैं, और कोई कवर किया है नहीं किया है। अच्छा, मोर देन हाफ कितने कवर किया है, तो ये किए हैं, लगभग 2/3 पोर्शन ये कवर किए हैं, लगभग ये भी इतना पोर्शन कवर अप किए हैं, और ये भी किए हैं इतना पोर्शन, ये भी इतना पोर्शन किए हैं। अच्छा, लगभग आधे से कम कितने लोगों ने कवर अप किया है, तो ये किए हैं कवर, और ये किए हैं कवर, और कोई है ये कवर किया है, तो मतलब लगभग आधे से भी कम पोर्शन कवर अप है। तो चलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कितना हाफ पोर्शन कितने बॉक्सेस में कवर अप किए गए हैं, पूरा पूरा पोर्शन कितने कवर किए गए हैं बॉक्सेस में। अब हमें आसानी से निकालने में एरिया आसानी होगी। तो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितना है 4, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना था 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो 1 इंटू 4 हो गया 4 स्क्वायर किलोमीटर। हाफ स्क्वायर कितने थे 2, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 1/2 हो जाएगा 1, सीधी सी बात है। अब देख लीजिए, जब 2 इंटू 1/2 जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1, सीधी सी बात है। और जब 1 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जब 1 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर। जब ऐसे ही 2/3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 3 कटेगा नहीं, क्यों 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 को आप 3 से डिवाइड करो लगभग 3.3 आ जाएगा, 3.3 को आप 1 से आसानी से मल्टीप्लाई कर दोगे 3.3 स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह से आप पूरा निकालोगे 1/3 के कितने पार्ट थे 4 पार्ट थे, तो 4 इंटू 1/3 करोगे तो लगभग 1.3 आ जाएगा, 1.3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आ जाएगा 1.3 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कितना एरिया कवर अप किया गया है, ऐड कर दीजिए 4 + 1 + 3.3 + 1.3 + 9 प्लस 1.3, तो आप ऐड करेंगे लगभग 9.6 स्क्वायर किलोमीटर कवर अप किया गया है। ऊपर के दिए हुए फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, कितना कवर अप किया गया है, सीधे से आप जान गए कितना दिया है, लगभग 9.3 किलोमीटर। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। एविडेंसेस ऑफ द सीजनल रेनफॉल, बारिश किस तरह होती है, बारिश कैसे है, कितना ज्यादा बारिश होती है, ये सब चीजें
कैसे पता करेंगे? चलिए, लुक फॉर द अपीयरिंग स्ट्रीम्स, वहां पे कौन कौन सी धाराएं हैं, नदियां हैं, उनको देखिए। ड्राई टैंक्स देखिए, अगर सूखे टैंक इसलिए मतलब सीजन्स में, किन सीजन्स में बारिश होती है कि नहीं होती है। ओपन स्क्रब्स देखिए फॉर स्कैंटी रेनफॉल, रूट्स मोटरेबल is dry season, narrow water channels is broad river bed, presence of broken grounds and causeway are evidence of the seasonal rainfall। ये सभी चीजें दिखा रहा है कि जब क्या कहते हैं पानी की कमी है, सूखे रोड दिखा रहा है, टूटे फूटे सड़क दिखा रहा है, ये सब चीजें बताता है क्या सीजनल रेनफॉल होने का, और सीजनल रेनफॉल से क्या क्या चीजें टूटी हुई हैं। इन सभी चीजों को आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट फाउंड इन इंपॉर्टेंट विलेज, क्या है, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट पाए जाते हैं उस विलेज में। रोड कैन बी बोथ मेटल एंड अनमेटल्ड और ट्रैक और कार ट्रैक, क्या है, दोनों तरह की रोड पाई जा सकती हैं, मेटल भी रोड पाई जा सकती है, नॉन मेटल अनमेटल रोड पाई जा सकती है, या फिर कार ट्रैक के लिए रोड पाई जा सकती है। चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। Packed tracks and footpaths may be found in forest areas, railway tracks, or different gauges may also be found in the important villages। क्या है कि भाई आप कहते हैं फुटपाथ पाए जा सकते हैं along the forest, रेलवे ट्रैक्स मिल सकते हैं आपको, अलग अलग तरह के रेलवे ट्रैक्स मिल सकते हैं, उनके गैजेट्स के बीच, रेलवे ट्रैक्स के बीच में डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग रहे, ठीक है, दो से अधिक रेलवे ट्रैक्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीजों से आप पता कर सकते हैं क्या डेवलपमेंट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या। क्लियर? चलिए इसके आगे फिर आगे कंक्लूड करेंगे, आगे कंक्लूड करते हैं, फटाफट देखते हैं।